टी टाइम गपशप पार्ट 3 में आज फिर एक उल्टा दौर। एडवोकेट नरेंद्र जोशी बनेंगे लोन डिफॉल्टर और आशु अग्रवाल जगह लेंगे एडवोकेट नरेंद्र जोशी। एडवोकेट नरेंद्र जोशी की आवाज होगी एक आम लोन डिफॉल्टर की और आशु अग्रवाल जगह लेंगे एक लीगल एक्सपर्ट की। एक लोन डिफॉल्टर का दर्द क्या होता है, उसकी तकलीफ क्या होती है, काश कि आप आज इस टी टाइम गपशप में समझ पाएंगे। साथियों, पता ही नहीं चला कि कब कब लोन के दलदल में धंसता ही गया। सिविल स्कोर के नाम पर, कभी रिकवरी एजेंट के आतंकवाद से डरकर, कभी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन जाने को लेकर, तो कभी मेरे परिवार को पता न चल जाए इस डर से लोन के दलदल में डूबता ही चला गया। जगह जगह अपने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश में, उस कोशिश की जद्दोजहद में घूमता रहा, कई कोर्ट्स के चक्कर काटता रहा, लेकिन एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट नहीं मिल पाया जो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहे तो फिक्र न कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेकिन आज ढेरों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात करने के बाद हम कोशिश करेंगे एक रास्ता निकालने की। तो आज हमारे सवाल टी टाइम गपशप के अंदर यह है कि सर ये बताइए, लोन के दलदल में पूरी तरह धंस चुका हूं, सोचता हूं कि काश मैं अपने नाम पे एक बड़ा टर्म इंश्योरेंस करवा लूं और इस जिंदगी से खुद को मरहूम कर लूं। सर क्या सलाह देंगे आप मुझे? मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप जो ये सोच रहे हैं वो करना हो सकता है आपके लिए बहुत आसान हो, लेकिन उसके आगे की प्रक्रियाएं जो है बहुत जटिल है और किसी भी इंश्योरेंस का मिलना बिल्कुल असंभव है। अतः मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य किसी भी जल्दीबाजी में उठाना एक अपने ऊपर अत्याचार करने के समान है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? आज जब आप स्वयं जीवित हैं, आप अपने परिवार का लालन पालन जिस प्रकार से भी कर पा रहे हैं, क्या आपके जाने के बाद आपके परिवार के सामने कितनी विकट समस्याएं खड़ी होंगी? क्या ये वित्तीय संस्थान जिससे आपने लोन लिया है, ये क्या नोच नोच के आपके घर वालों को नहीं खाएंगे? क्या कोई भी? मैं मानता हूं कि मैं कोई इंश्योरेंस करवा भी लूंगा तो न जाने मेरे जाने के बाद क्या होगा। कोई इंश्योरेंस उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन जीते जी मैं अपने परिवार को खुशियां नहीं दे सका, लेकिन जीते जी अपने माँ बाप की आंखों में मेरे लिए लाचारी, मेरी पत्नी की आंखों में एक दर्द और मेरे बच्चों की खुशियों को मैं सहेज नहीं पा रहा हूं। प्रतिदिन घुटता जा रहा हूं। वो लोग जिनकी औकात नहीं थी मेरे दरवाजे की चौखट पे कदम रखने की, आज मोहल्ले भर में चिखते घूम रहे हैं कि मैं एक लोन डिफॉल्टर हूं। मैं क्या कहूं आपको, मैं इस दर्द को कैसे बताऊं कि मैं कोई गिल्टी नहीं हूं, मैंने कोई गलत नहीं किया, पर यकीन मानो आज मैं अपने परिवार को ये बता नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे लोन के दलदल में धंस चुका हूं। मैं क्या करूं? फिलहाल तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रकार के कोई भी अपने मन में गलत ख्यालात ना आने दें और ना ही उनके अनुरूप चलें। अपने पे विश्वास रखें, हिम्मत करें और अपनी गलतियों को एक बार पहचानें कि हमने कहाँ गलती की है और किस प्रकार से हम इसके दलदल में फंसे, जिससे आप और आपका परिवार फिर से अपने पुराने दौर की खुशियों में जा पाए। अरे सर, इन्हीं खुशियों की तलाश में मैंने ये सोचा कि लोन माफ हो जाते हैं। मैंने ये प्रयास किया। मेरा एक मित्र, मेरा एक सखा मुझे कहता है कि लोन माफ हो जाएगा, लेकिन उसके भरोसे जब मैंने देखा कि उसी का घर नीलाम हो गया जो लोन माफ होने की बातें करता था। आज मेरे ऊपर
12 क्रेडिट कार्ड, 6 पर्सनल लोन, 4 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर लोन, 1 होम लोन, 2 कार लोन। आप सोच भी सकते हैं कि जितने महीने में दिन नहीं होते उतनी तो मेरी महीने की ईएमआई लगती है। और एक बात बताइए ना, कहना बड़ा आसान लगता है साहब, मैं देख लूंगा, मैं हूं ना, हम है ना, क्यों तनाव लेते हो? जिस पे गुजरती है ना साहब, वही जानता है कि दर्द क्या होता है। दर्द क्या होता है? कोई एक 20-25 साल का छोरा आज मुझ 50 साल के व्यक्ति को आके कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने लोन क्यों लिया। क्या आप सोच सकते हैं कितना बुरा लगता है उस वक्त? मैं मानता हूं कि आज समय आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, आपके मन में क्या ख्यालात आ रहे हैं, आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपकी जो मनोदशा है वो आपके अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ा चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना, और उससे भी सबसे बड़ी जिम्मेदार है ये वित्तीय संस्थान, जो अपने निजी स्वार्थों के खातिर एक आम जनता को, एक बोरोवर को उसकी कमाई से ज्यादा ईएमआई होने के बाद भी ऋण पर ऋण बांटे जा रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक मेरे इतने लोन है, 1 महीने का भी मेरा डिफॉल्ट नहीं है, 1 महीने का भी डिफॉल्ट नहीं है। पूरी कोशिश की अपनी सिविल खराब नहीं करूं, पूरी कोशिश की कि मेरे परिवार को पता न चले, पूरी कोशिश की कि मेरे परिवार को मुझे रिकवरी के कॉल नहीं आए। लेकिन अब मुझे और भी लोन मिल सकते हैं, और भी लोन मिल सकते हैं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि अब मैं लोन लूं, क्योंकि मेरा रोम रोम कर्जे में डूब चुका है, रोम रोम कर्जे में डूब चुका है। मैं करूं तो क्या करूं? क्या आप कोई राय दे सकते हैं? इसमें मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी आपके अजीज हैं, जैसे कि आपके माता पिता, पत्नी, भाई बहन, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, उनको अपने बारे में, इस लोन के बारे में उनको बताएं, उनका विश्वास प्राप्त करें और निकल पड़े एक इस प्रकार के जितने भी आप परिस्थितियों में फंस गए हैं उसको हल करने के लिए। अपने पे विश्वास रखें। हेलो, हाँ जी सर। क्या करूं बताइए ना। सर मैं सर अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने भाई हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं, जो आपके बहुत अजीज हैं, उनको अपने इस लोन के दलदल के बारे में बताएं। पूरी तरीके से क्या वो समझ पाएंगे मुझे? बिल्कुल समझ पाएंगे सर। क्यों, क्या ये लोन आपने अपने लिए लिए थे? क्या इसमें आपने उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा था? क्या ये आपके अपने निजी हित थे? क्या आप इस प्रकार जो ऋण के दलदल में फंसते चले गए? कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं। ये सच है कि ये सारे के सारे लोन की जड़ मैं खुद हूं। महत्वाकांक्षाएं मैंने संजोई थी, उन्होंने नहीं। आप तो मुझे ये बताइए कि आए दिन अखबारों में पढ़ता रहता हूं कि चेक बाउंस हो गया, सजा हो गई, व्यक्ति जेल चला गया, रिकवरी एजेंट ने आके घर पे आतंक कर दिया, कई लोगों ने रिकवरी के चक्कर में आत्महत्याएं कर ली। अगर मैं आज पैसा नहीं भरूंगा तो क्या मुझे उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो ये आप सोच रहे हैं। आपने ऋण लिया है, कोई जुर्म नहीं किया है, किसी के घर में डकैती नहीं डाली है। इस प्रकार के गलत ख्यालों को अपने मन में मत आने दीजिए। ऋण लेके नहीं चुकाना कोई जुर्म और अपराध नहीं है। आप अपने आप को इसका जिम्मेदार नहीं माने। तो मुझे मेरे बचाव का तरीका तो बताओ, मैं करूं क्या? सबसे पहले तो आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के एसोसिएट फेसबुक पर बताए हुए
सबसे जो कारगर उपाय है कि अपने अपने वित्तीय संस्थान को अपनी वर्तमान आर्थिक और विषम परिस्थितियों के बारे में प्रायर नोटिस भेजकर अवगत कराएं। तो क्या आपको लगता है कि मैं कोई कागज का एक टुकड़ा भेज दूंगा तो वो मेरी बातें मान लेंगे? नहीं, यह इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रायर नोटिस भेजना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि वित्तीय संस्थानों को भी कोई ख्वाब नहीं आ रहा है कि आप इस समय वर्तमान में किन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो जब वो मेरे किसी प्रायर नोटिस को भेजने से मेरी बातों को मानने ही वाले नहीं है, तो प्रायर नोटिस भेजने का औचित्य क्या है? प्रायर नोटिस एक ऐसा रक्षा कवच है जिसको हमने महाभारत के कर्ण के कुंडल और कवच का नाम दिया है, कि जब तक कर्ण के शरीर पर वो कवच और कुंडल थे, कोई भी कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उसी प्रकार से अगर आप प्रायर नोटिस अपने अपने वित्तीय संस्थान को बायर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, तो आप अपने बचाव के सारे रास्ते खोल लेते हैं। तो एकमात्र प्रायर नोटिस भेजने से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? सारी तो समस्याओं का अंत नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत हद तक आपको चैन की सांस जरूर मिलेगी। तो आपका कहना ये कि मैं प्रायर नोटिस भेज दूंगा तो मेरे घर पुलिस नहीं आएगी, मेरे घर कभी कोर्ट का समन नहीं आएगा, मेरे घर पे कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, क्या इस बात का भरोसा दिला सकते हो आप? बिल्कुल, प्रायर नोटिस भेजने से आपके समक्ष आपके अपने बचाव के सारे रास्ते खुल जाते हैं, और कंपनी की जो वित्तीय संस्थान की गैर और अवैध कानूनी प्रक्रियाएं वसूली की होती हैं, उससे आपको बहुत हद तक राहत प्राप्त हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह पुलिस स्टेशन के फोन आते हैं, जिस तरह वकीलों के फोन आते हैं, कोर्ट के मजिस्ट्रेटों के फोन आते हैं कि तुमने लोन नहीं भरा है। मुझे आज एक वकील साहब का फोन आया था और वो भी पुलिस वाले साथ में बैठे हुए थे, तो सोचिए कि मेरी क्या स्थिति हुई होगी। मैं आपको स्पष्ट ये बता रहा हूं कि ये इस प्रकार की सारी जो वसूली की प्रक्रियाएं हैं, ये गैर कानूनी है, और ये कुछ रिकवरी एजेंटों द्वारा अपने मोटे कमीशन के लालच में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए और जनता में पैनिक क्रिएट करने के लिए ऐसी अवैध प्रक्रियाएं की जाती हैं। अतः इस प्रकार के किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि ना ही कभी जज साहब रिकवरी करने के लिए आपको फोन करेंगे और ना ही कोई एडवोकेट रिकवरी के लिए आपके फोन आपको करेगा। आप कहते हो कि जज साहब रिकवरी नहीं करते हैं, तो जब हम कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब तो कहते हैं भाई 1 तारीख है, आपके बीच में कोई आपस में बात हो तो सेटलमेंट कर लो। हाँ, उसका कारण ये होता है कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से अगर आपके पास कुछ राशि है, तो आप कंपनी से या कंपनी के कर्मचारियों से बात करके कम राशि में सेटलमेंट करके एक लंबी कानूनी प्रक्रिया और एक लंबे मानसिक दबाव से बचा जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या कोई आज तक लोन के दलदल में धंसा इंसान बाहर निकला है? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, फोन पे सोशल मीडिया पर ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है कोई आपके पास उदाहरण, है कोई आपके पास सबूत जो ये बता सके कि हाँ, इस आदमी ने लोन लिया, 1 करोड़ों के लोन में धंस गया, लाखों रुपए के लोन में धंस गया, लेकिन ये बाहर निकला? कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारी एक शख्सियत है, डॉक्टर साहब, जिन पे करोड़ों के लोन थे, जिन्होंने हमारे वकील साहब की बात मानते हुए इन सब करोड़ों रुपए के लोन से बाहर आए और आज वो एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे पेज पे आकर अपनी आप बीती बताते हैं, और ये बोरोवर को, जो लोन डिफॉल्टर है, उसको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि एक अच्छे वकील के मार्गदर्शन में किस प्रकार से इन सब समस्याओं से 9 महीने से लेकर 12 महीने में कैसे बाहर निकला जा सकता है। एक बात बताइए मुझे आप, सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति कह देगा, 2 व्यक्ति कह देंगे, 4 व्यक्ति कह देंगे, हम कैसे मान ले कि नीचे आकर कमेंट करने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जेन्युइन है?
ये तो फर्जी लोग भी हो सकते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई फर्जी कमेंट करेगा भी तो उससे उसको क्या प्राप्त हो जाएगा? हो सकता है खुद ने 100-200 प्रोफाइल बना रखी हो और कमेंट करते होंगे। नहीं नहीं, जब लाइव चलता है तब लाइव में आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से सैकड़ों लोग फोन के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आकर अपनी आप बीती बताते हैं और यह बताते हैं कि 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में वह इस जटिल प्रक्रिया से वकील साहब के बताए हुए मार्ग से कैसे बाहर निकले। और मान लीजिए मैं आप लोगों पे भरोसा कर भी लेता हूं, मान लो मैं आज कोई गलत कदम नहीं उठाता हूं, मान लो मैं हिम्मत करके अपने परिवार को सारा सच बता भी देता हूं, तो क्या भरोसा करो कि आप मुझे इस दलदल से बाहर निकाल लोगे? बिल्कुल निकलेंगे। आप एक बार बताइए उन्हें, और जितने भी आपके अनसिक्योर्ड लोन है और क्रेडिट कार्ड बकाया है उसमें आप तुरंत स्टॉप लॉस शुरू करें और एक पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन तो कतई नहीं ले। लेकिन इसके बीच में जो 316, 318 के मुकदमे होंगे, इसके बीच में जो सेक्शन 25 के मुकदमे होंगे, इसके बीच में जो 138 एनआई एक्ट के मुकदमे होंगे, इसके बीच में जितने रिकवरी कॉल होंगे, क्या आप मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे? हमारे ऊपर जरा भी तनाव नहीं आएगा? हमारे घर कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा? क्या गारंटी स्टाम्प पे लिख के देते हो? मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिन जिन मुकदमों का आपने जिक्र किया है ये सब जमानती धाराओं के अपराध हैं, और मैं तो कहता हूं अपराध नहीं है, ये कंपनियों द्वारा एक बनाया हुआ एक हवा है जिसमें एक आम आदमी सुनते ही कांपने लगता है, उसकी टांगे कांपती हैं, उसके दिल की बीट्स बढ़ जाती है, माथे पे पसीने की धाराएं बहने लगती हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। यह सारे के सारे एलिगेशन अगर कोर्ट में जाते हैं और अगर कोर्ट द्वारा कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह सेम डे जमानती धाराओं में आपकी जमानत हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि कानून किसके साथ है? कानून तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कानून तो दोनों के साथ है, क्योंकि दोनों ही लोग अपनी अपनी हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कंपनी चाहती है कि मेरा पैसा रिकवर हो जाए और बोरोवर चाहता है कि जो मेरा पैसा जो मैंने लिया था, जो डिफॉल्ट हो गया, जो वर्तमान में मेरे पास देने के लिए नहीं है, मेरे को उसमें कोई राहत प्रदान हो जाए। लेकिन आज ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज कोर्ट को, पुलिस को, वकील को रिकवरी का हथियार बनाती जा रही है। उससे आम लोन डिफॉल्टर क्या करे, कैसे अपना बचाव करे? उस बचाव का सबसे अच्छा मार्ग यही है कि वह किसी एक अच्छे वकील साहब की राय मशवरा ले और उनके मार्गदर्शन में ही इन सब मुकदमों में अपनी पैरवी करे। साहब, इन चक्करों में अगर जेल हो गई तो क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के केसेस में किसी भी मामले में जेल नहीं होती है, और जो सेक्शन 25 का मुकदमा है, अभी हाल में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 2025 में एक आदेश आया था कि हम सेक्शन 25 के केस को मुकदमे की किसी भी स्थिति में एक ईएमआई का भुगतान करके अपने ऊपर से इन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आज से कुछ समय पहले वडोदरा गुजरात के कोर्ट मामले में एक व्यक्ति को सजा क्यों हो गई सेक्शन 25 में? उसमें उन
बोरोवर की गलती थी जिस कारण से ऐसा कदम उठाया गया, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। यानी आपका मानना है कि यदि कोई लोन डिफॉल्टर यदि स्वच्छ हाथों से किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लेता है तो वो इन तमाम संकटों से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल, हमारे पास एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। और यदि इस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति का होम लोन है और वह उसको भर ही नहीं पा रहा है तो फिर वो क्या करे? चलो आपने ये कह दिया कि चलो सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई तो उसके लिए भी कानून ने बोरोवर को बहुत अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें किसी एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके कानूनी परामर्श लेते हुए वह इस दलदल से भी जल्द ही बाहर निकल सकता है। यानी कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि मैं आर्थिक हालातों से पूरी तरह टूट चुका हूं, अपने मन में निराशा ला चुका हूं, अपने जीवन को खत्म करने का भी सोच चुका हूं और इस स्थिति में आप मुझे जीने का विकल्प दिखा रहे हैं कि अगर मैं लड़ूंगा तो मैं इन चीजों से बाहर निकल सकता हूं। लेकिन मुझे तो यह भी नजर नहीं आता है कि आने वाले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में कोई चमत्कार हो जाएगा और मेरे पास इतना भी पैसा आ जाएगा कि मैं सेटलमेंट कर पाऊंगा। इतना पैसा भी नहीं आएगा तो मैं क्या करूं? मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि जहां तक आपको मार्ग दिख रहा है वहां तक आप आगे बढ़े, क्योंकि कोहरे की भी एक खासियत होती है। कोहरा भी हमें यही बात सिखाता है कि हमें जहां तक रास्ता दिख रहा है हम वहां तक चलें। जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसके आगे का मार्ग हमें फिर अन्य किसी विकल्प के माध्यम से दिखाई देगा। लेकिन अपना जीवन समाप्त करना, हताश हो जाना, अपने जीवन से मुंह मोड़ लेना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर मैं अपने मन के अंदर हौसला भरना चाहूं, मैं इन चीजों से लड़ना चाहूं, मेरे पास 1 रुपया फूटी कौड़ी भी नहीं है किसी लीगल एक्सपर्ट से राय लेने की। मेरे पास कोई खर्चा नहीं है कोई वकील हायर करने की। मैं किसी की कॉल बुकिंग ले सकता हूं, न किसी की लीगल सर्विस ले सकता हूं। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूं? अब बताओ मुझे। आपको कुछ नहीं करना है, एक नन्ही फूटी कौड़ी आपकी खर्च नहीं होगी। आपको सिर्फ एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया से जुड़ना है और उस पर पोस्ट सैकड़ों वीडियो रिकॉर्डिंग, सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनकर ही आप तनाव से बाहर आ सकते हैं, अपना केस कैसे स्वयं हैंडल कर सकते हैं, कंपनियों को प्रायर नोटिस कैसे भेज सकते हैं, अगर आपके ऊपर फर्जी, गैरकानूनी, अवैध आर्बिट्रेशन होता है उसमें आप किन आधारों को लेकर अपने ऊपर से आर्बिट्रेशन खत्म करा सकते हैं, सेक्शन 25 का मुकदमा खत्म करा सकते हैं, 138 का मुकदमा खत्म करा सकते हैं और अन्य जो भी प्रक्रियाएं कंपनियों द्वारा कानून को ताक पर रख के की जाती हैं बोरोवर के विरुद्ध, उन सब से भी निजात पा सकते हैं बिना किसी 1 रुपए खर्चे के। और अगर ये सारी प्रक्रिया मैं कर भी लूं तो मैं उन फोन कॉल्स का क्या करूं जो दिन में एक लोन डिफॉल्ट होने पर दिन के जो 100 फोन आते हैं उनके लिए क्या करूं मैं? उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन उठाना या ना उठाना ये एक आपका व्यक्तिगत अधिकार है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और किसी रिकवरी एजेंट का फोन आने पर उठाना या नहीं उठाना कोई भी जुर्म नहीं है। ये आपका स्वयं का अधिकार है, स्वयं की इच्छा है कि फोन उठाना है या नहीं उठाना है। और फोन नहीं उठाने पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी तो? कौन से कानून में ये लिखा है कि रिकवरी एजेंट का फोन नहीं उठाने पर आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है? कैसी नादानों जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि मैंने लोन लिया, उन लोगों के फोन आते हैं, मैं उनका फोन नहीं उठाऊं, वो मेरे घर पे मिलने आए, मैं उनसे मिलूं भी नहीं, तो वो मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब सावधानी के लिए इतना काफी है कि मैं उन लोगों की नोटिसों के जवाब देता रहूं? बस बस बस, इट्स सफिशिएंट। और ये जो बार बार धमकाते हम रेफरेंस पे कॉल करेंगे, कांटेक्ट पे फोन करेंगे, उनका क्या? उनके लिए हमारे पास कुछ वॉलपेपर बनाए हुए हैं,
कुछ टेम्पलेट बनाए हुए हैं जिनका प्रयोग करके आप उनकी उस चाल को भी विफल कर सकते हैं जो आपको अपने व्हाट्सएप के डीपी पर और अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाने हैं। मेरी आज की तारीख में मेरे ऊपर सैकड़ों लोन है। अगर मैं सोचता हूं कि मैं एक अच्छी नीयत रखता हूं, मैं इनको देना चाहता हूं, तो क्या क्या ये कंपनियां धैर्य रखेगी? बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वित्तीय संस्थान भी ये बात अच्छे से जानता है कि बोरोवर की आर्थिक और विषम परिस्थिति विपरीत चल रही है, तो हम अपना रुपया जल्द से जल्द वसूल कर लें। लेकिन आपका धैर्य, एक अच्छे लीगल कंसल्टेंट की एडवाइस और सोशल मीडिया पर जो हजारों पोस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए या उसका आपके द्वारा अनुसरण करते हुए आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। और अगर इन लोगों ने मुझे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया तो? आप हंस रहे हो, मैं मुसीबत में हूं, मेरे सवाल है आपसे और आप हंस रहे हो। मैं आपकी जो एक बहुत ही नादानी वाली बात है उस पे हंसी आ गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको पता नहीं है बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए कुछ अलग नियम है और जिसमें किसी को भी बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये रिकवरी एजेंट वारंट लेके घूमते हैं हमारे, वो सारे के सारे फर्जी होते हैं क्योंकि वारंट सिर्फ कोर्ट इशू करती है जो आपके पुलिस थाने के माध्यम से या बाई किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको प्राप्त होता है। यानी आपका कहना है कि रिकवरी एजेंट के पास वारंट नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, रिकवरी एजेंट को किसी कानून ने यह अधिकार ही नहीं दिया कि कोर्ट रिकवरी एजेंट को देगी कि भाई जाओ बोरोवर को पकड़ लो। वो सब फर्जी और गैर कानूनी है, अवैध है। यानी आपका कहना है कि भले मैंने पैसा लिया है, मैं पैसा नहीं भरूं तो ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर बताए गए नियम का अनुसरण करके और एक किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर ही आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर मैं आपकी इन सारी बातों को ध्यान रखता हूं तो आपको लगता है कि मैं देने की नीयत रखता हूं और धीरे धीरे इस दलदल से बाहर निकल जाऊंगा? बिल्कुल, मैं आपको पहले भी ये बात कई बार बता चुका हूं कि एक नहीं सैकड़ों भाई हमारे पेज का अनुसरण करके, सोशल मीडिया पर स्थित पेज का अनुसरण करके इस तनाव से बाहर निकले हैं और आज एक अच्छा जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं। मतलब मैं इस दलदल से बाहर निकल जाऊंगा? बिल्कुल 100%। अब मुझे तनाव छोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी कुछ रिकवरी एजेंट आके कहते हैं कि कार्ड रोटेशन करा लो, तो क्या मुझे कार्ड रोटेशन कराना चाहिए? नहीं, आरबीआई इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ में है और कोई भी कानून या वित्तीय संस्थानों का कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसमें कार्ड रोटेट करने की परमिशन दी गई हो। ये रिकवरी एजेंट अपने कमीशन के लालच में बोरोवर को समझाते हैं कि आपके कार्ड में हम कुछ राशि जमा कर देते हैं और आप इसको निकाल के हमको वापस कर दीजिएगा। इससे आपका लोन, आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट भी नहीं होगा और हमारा कमीशन है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा और आपको आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट भी प्राप्त हो जाएगा। एक क्रेडिट कार्ड जो मेरा डिफॉल्ट हो चुका है, उस मैटर में एक रिकवरी एजेंट जो मेरे मिलने वाला ही है, मेरे घर के पीछे ही रहता है, वो कह रहा है कि आप केवल इसमें मिनिमम ड्यू पे कर दो, मैं आपके अगले महीने 15% में सेटलमेंट करा दूंगा। तो मुझे तो बहुत अच्छी बात लगी
मेरा अभी कार्ड डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, सिर्फ 1 महीने का मिनिमम ड्यू पे नहीं कर पाया हूं और वे कह रहा है ये मिनिमम ड्यू जमा करवा दो, मैं आपका अगले महीने 100% सेटलमेंट करवा दूंगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कुछ। ये रिकवरी एजेंट द्वारा अपने निजी स्वार्थों की प्रतिपूर्ति के लिए कहा जा रहा है कि आप जैसे ही मिनिमम ड्यू पे करेंगे उनका टारगेट पूरा हो जाएगा और उनको उनका कमीशन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप पूरी जिंदगी भी मिनिमम ड्यू पूरा कर भरते रहेंगे तब भी आपका कार्ड का बकाया कभी खत्म नहीं होगा। अतः इस प्रकार के बहकावे में नहीं आते हुए तुरंत ना कहना सीखे। लेकिन वो तो मेरे मिलने वाला है, मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? वो इसीलिए कि उसमें निजी स्वार्थों की प्रतिपूर्ति हो रही है, इसलिए वह आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी कि आज मैंने आपसे बात की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मेरा लोन डिफॉल्ट है और कितने भी अनसिक्योर्ड लोन है उसमें कंपनी मेरे खिलाफ केवल सेक्शन 25, 316, 318 आर्बिट्रेशन सेक्शन 25 या 138 कर सकती है, और ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे प्रॉपर्टी लोन है तो मेरे ऊपर सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल। देखूं तो अगर मैं लड़ूं तो मैं लड़ सकता हूं, निकल सकता हूं इस दलदल से, लेकिन मैं जब भी किसी के पास जाता हूं तो हर कोई कहता है कि नहीं अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो समझ में नहीं आ रहा है मैं किसकी बात मानूं, आपकी बात मानूं या उन लोगों की बात मानूं जिनसे मैं मिलता हूं और वो लोग मुझे सलाह देते हैं। देखिए मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही बताइए मैं कहूंगा किसकी बात मानूं? कि जीवन में सकारात्मक रहिए, अपने हालातों से लड़िए, एक दिन समय जरूर बदलेगा, आप इन तनाव से बहुत जल्द बाहर आएंगे। अपने पे विश्वास रखें और हमारे कहे हुए प्रत्येक शब्द को पत्थर की लकीर मान के कार्य करें। चलिए मैं कोशिश करता हूं, और आपने जो पेज सजेस्ट किया है एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, मैं उस पर गौर करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके बताए गए रास्ते पे चलकर शायद मैं इस रास्ते से बाहर, इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मैं इतना ही कहूंगा, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अपने मन में किसी प्रकार के भी नकारात्मक भावों को आने से रोकिए और अपने पे विश्वास रखिए और एक बार फिर से इन सब तनाव से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हो जाए। धन्यवाद। लेकिन यही कहूंगा कि यदि आपके बताए मार्ग पे चलने की कोशिश करता हूं तो आपसे सहयोग की दरकार रहेगी कि जब भी जरूरत पड़ेगी आप सहयोग करेंगे। बिल्कुल, मैं हूं ना। धन्यवाद।